अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी अक्सर मोशन लगे रहते हैं? अक्सर गैस का प्रॉब्लम रहता है और कभी कभार कब्ज़ भी हो जाती है और आप ही मेडिसिन खा खा कर तंग आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम एक ऐसी बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दुनिया में तकरीबन 20% लोगों को इस बीमारी का सामना है, यानी हर 5 में से एक शख्स को ये प्रॉब्लम है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बीमारी तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद है। लेकिन ये बीमारी इंतहाई अंडर डायग्नोज्ड है, क्योंकि मरीज कभी तो अपने कब्ज़ का इलाज करवा रहा होता है, कभी गैस का इलाज करवा रहा होता है, कभी जो उसको बार बार मोशन आ रहे होते हैं उसका इलाज करवा रहा होता है। लेकिन मरीज की जो असल बीमारी है उसकी ना तो तशखीस होती है और फिर ना ही उसका सही इलाज हो पाता है। ये बीमारी जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या आईबीएस कहा जाता है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को आईबीएस सी कहा जाता है और एक को आईबीएस डी कहा जाता है। आईबीएस सी से मुराद ये है कि जिन लोगों में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ रहती है उनके अंदर आईबीएस सी होगी, और जिनको बार बार मोशन आते हैं उनके अंदर आईबीएस डी यानी डायरिया होगी। इस बीमारी की अलामत की अगर बात करें तो इसमें जो पेट का निचला हिस्सा है इसमें दर्द होती है और मरीज को वॉशरूम जाने की अर्जेंसी होती है, यानी उसको वॉशरूम कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। और जब वो वॉशरूम से फारिग हो जाता है तो फिर उसके जो पेट की दर्द है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अक्सर गैस का भी प्रॉब्लम रहता है। इस बीमारी की वजूहात की बात करें तो इसकी 2 या 3 मेजर वजूहात बताई जाती है। पहली वजह तो ये हो सकती है कि जो आपकी आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से आपकी जो गट है वो ओवर सेंसिटिव हो सकती है या अंडर सेंसिटिव हो सकती है। जब ओवर सेंसिटिव होगी तो मरीज को बार बार मोशन आते हैं, जब अंडर सेंसिटिव होती है तो उस वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन का सामना होता है। दूसरी वजह जो बताई जाती है वो फैमिली हिस्ट्री है कि कुछ लोगों की फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरी वजह स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो सकती है। इस बीमारी के इलाज के लिए आपको किसी महंगे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना इलाज जो है वो घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि तहकीक ने ये बात साबित की है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ लो फोडमैप डाइट है। हम आज इस लो फोडमैप डाइट को तफसील से डिस्कस करेंगे। लो फोडमैप डाइट बेसिकली एक हाईली रिस्ट्रिक्टिव किस्म की डाइट है। इसमें जो आप रूटीन में चीज़ें खा रहे होते हैं उसमें से 60 से 70% चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाइट आपने कम अज़ कम 2 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी होती है। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली लो फोडमैप डाइट है क्या। अगर फोडमैप के एब्रीवेशन की बात करें तो एफ से फर्मेंटेबल, ओ से ओलिगोसैकेराइड, डी से डाइसैकेराइड, एम से मोनोसैकेराइड एंड पी से पोलियोल्स बनता है। तो बेसिकली ये सब शुगर्स की मुख्तलिफ इकसाम है जो कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ों के अंदर पाया जाता है। कुछ जो हम डाइट खा रहे होते हैं उनके अंदर इन फोडमैप का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कुछ के अंदर इन फोडमैप का कंटेंट रिलेटिवली काफ़ी लो होता है। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की डाइट है उसमें से सारी चीज़ें अलग अलग बता दूंगा कि ये चीज़ें लो फोडमैप हैं और ये हाई फोडमैप है। आपने लो फोडमैप खानी है, हाई फोडमैप जो है वो नहीं खानी। और कितनी देर के लिए नहीं खानी? 2 से 6 हफ्ते के लिए नहीं खानी। अगर हम अपनी डाइट के मेजर पोर्शंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो ग्रेन्स हैं, जैसे कि हम आटा खाते हैं गंदम का। इसके बाद डेयरी है, जैसे कि दूध है, अंडे वगैरह हैं। इसके अलावा दालें, सब्जियां और फल हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा फैंसी डाइट की बात करें तो फिर नट्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैं आपको अलग अलग बता दूंगा कि ये वाली सब्जियां, ये वाले फल, ये वाले नट्स, ये वाले ग्रेन जो हैं वो हाई फोडमैप हैं और ये वाले लो फोडमैप हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी वो जो हम रूटीन में खाते हैं। वैसे तो इसकी लिस्ट जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, लेकिन मैं उन चीज़ों को सामने रखूंगा जो कि हमारी डाइट का रूटीन हिस्सा है। उसमें सबसे पहले अगर ग्रेन्स की बात करें तो आपने 2 से 6 हफ्ते के लिए गंदम को बंद करना है। जी हाँ, वीट जो है वो हाई फोडमैप है, उसकी जगह पे आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओट्स हैं, जौ है उसका दलिया भी आप खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर दूध की बात करें तो आप दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो लैक्टोज है दूध के अंदर वो भी हाई फोडमैप है। इसके अल्टरनेटिव के तौर पे या तो आप लैक्टोज फ्री मिल्क पिए या फिर जो बादाम का दूध होता है आप वो पी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा आम दूध से एक्सपेंसिव होता है, तो कोई मसला नहीं है, आप 2 से 6 हफ्ते के लिए दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें बंद कर दें, जैसे कि दही है, लस्सी है,
ये चीज़ें भी 2 से 6 हफ्ते के लिए बंद कर दें। डेयरी के अंदर एग्स आते हैं, एग्स आप आराम से खा सकते हैं, उसको बॉयल करके भी और जिस तरह भी आप खाना चाहते हैं। अंडे आप बहरहाल खा सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें, उसमें आलू है, पालक है, गाजर है, मूली है और ग्रीन बीन्स है। ये 4 से 5 ऐसी सब्जियां हैं जो कि फोर्ड मैप यानी शुगर के कंटेंट में कम है, जिनको हम खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो सब्जियां हैं उनमें फोर्ड मैप का कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये भी आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर फलों की बात करें, केला, स्ट्रॉबेरी, माल्टा, ब्लूबेरी और कीवी ऐसे फल हैं जिनके अंदर फोर्ड मैप का कंटेंट लो होता है। अंगूर भी आप मुनासिब मिकदार में खा सकते हैं। अगर हाई फोर्ड मैप जिनको आपने नहीं खाना उनकी बात करें, तो उनमें सेब है, उसमें मैंगो है, उसमें वाटरमेलन तरबूज है और उसमें नाशपाती है। तो ये ऐसे फल हैं जिनसे आपने 2 से 6 हफ्ते के लिए अवॉइड करना है। इसके बाद दालें हैं। दालें सब किस्म की दालों के अंदर जो फोर्ड मैप का कंटेंट हाई होता है, चनों के अंदर फोर्ड मैप का कंटेंट हाई होता है। तो 2 से 6 हफ्तों के लिए आपने तमाम दालें और चने जो है वो बंद कर देने हैं। लेकिन जो गोश्त हैं वो हर किस्म के सेफ हैं, इनके अंदर फोर्ड मैप का कंटेंट कम होता है। तो आप जिस तरह का भी गोश्त खाना पसंद करते हैं, चिकन है, मीट है या फिश है, जो भी आप खाना चाहते हैं तो वो आप खा सकते हैं। उसके अंदर फोर्ड मैप का कंटेंट लो होता है। हर किस्म के आर्टिफिशियल स्वीटनर से आपने परहेज करना है। इवन हनी से भी आपने परहेज करना है। आप जो टेबल शुगर है आम, उसको आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नट्स की बात करें तो आप अखरोट और जो पंपकिन सीड्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, इनके अंदर लो फोर्ड मैप होता है। बाकी तमाम जो पिस्ता है, काजू वगैरह है, उनके अंदर फोर्ड मैप का कंटेंट ज्यादा होता है, उससे आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा अदरक और प्याज के अंदर भी फोर्ड मैप का कंटेंट ज्यादा होता है, उससे भी आपने परहेज करना है। हाँ, आप टमाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सैलेड की बात करें तो क्यूकम्बर्स यानी खीरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्नैक्स के अंदर आप कॉर्न और ओट्स को खा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारी डाइट्स हैं, रूटीन में हम खाते हैं, उसमें से मैंने आपको बताया है कि कौन से हाई फोर्ड मैप है, कौन से लो फोर्ड मैप है। अब मैं आपके साथ ये ओवरऑल एक डाटा जो है वो भी शेयर कर देता हूं, तो इसको भी आप सेव कर सकते हैं। इससे भी आप एक पूरी लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आप खा सकते हैं, कौन सी चीजें आप नहीं खा सकते। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टिव डाइट है ये आपने 2 से 6 हफ्ते, मैक्सिमम आपने 6 वीक्स तक करनी है, इससे ज्यादा आपने नहीं करनी। 6 वीक के बाद आपने हर पोर्शन में से आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस करके देखना है। फिर आपने देखना है कि अच्छा मैंने ये चीज ऐड की है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आप वीट को ऐड कर लेते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा तो फिर उसको कंटिन्यू करें, अगर हो रहा है तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा। इसी तरह ही आप दूध में देख लें, दूध को ऐड करना शुरू कर दें। उसके बाद नेक्स्ट चीज को अपनी खुराक के अंदर ऐड करें, उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उसको भी बंद करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से ही आप अपनी लिस्ट में से फलों को ऐड करना शुरू करें। उसमें से जिस फल से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको आप फिर बंद कर दें, जिससे आपको नहीं होता उसको आप खा सकते हैं। तो इस तरह से ही आप अपनी जो डाइट है उसको पहले रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर इन्हीं में से डाइट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी डाइट के अंदर, और फिर आप एक लिस्ट बना लेंगे कि भाई मुझे इस डाइट से प्रॉब्लम है और इस डाइट से प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ों को एकदम से जब हम रिस्ट्रिक्टिव फेज में बंद करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो हमारी गट के अंदर बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो दोबारा से रीगेन हो जाए। क्योंकि जब आप हाई फोर्ड मैप डाइट्स खाई जा रहे होते हैं तो उस वजह से फिर उन बैक्टीरिया को रीग्रो करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। अनफॉर्चुनेटली IBS एक लाइफ लॉन्ग क्रोनिक डिजीज है, तो इसमें आपको जिंदगी में कभी ना कभी एक बार अपनी डाइट को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जब एक दफा आपकी डाइट फिक्स हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी मुझे इन चीजों से प्रॉब्लम है, इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप आसानी अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। आपकी पेट की दर्द का प्रॉब्लम, आपकी गैस का प्रॉब्लम, आपको जो वॉशरूम जाने की अर्जेंसी होती है उसका प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो आपकी इस लो फोर्ड मैप डाइट से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को IBS के बारे में पता चला होगा। लेकिन हमेशा जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि आपकी बीमारी की जो सही तशखीस है वो डॉक्टर के पास जाने से ही होती है। आप खुद से अपने आप को डायग्नोज ना करें, हो सकता है कि आप कोई चीज़ जो है वो मिस कर जाए। गट के प्रॉब्लम्स के जो वार्निंग साइंस हैं वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ।
कि अगर किसी शख्स का इन सिम्टम्स के साथ वजन कम हो रहा हो, स्टूल पास करते हैं उसके अंदर ब्लड आ रहा हो, पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता हो, तो ऐसी सूरत हाल में अपना जो प्रॉपर चेकअप करवाएं, समटाइम एंडोस्कोपी के ज़रिए से, समटाइम कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपके मैदे के अंदर या आपकी आंतड़ियों के अंदर कैमरे के ज़रिए से देखते हैं, तो उससे फिर सही डायग्नोज होता है कि किसी शख्स को क्या बीमारी है, और फिर उस तशखीस के बाद ही सही इलाज हो सकता है। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।